ततो मां पितरं प्राह दक्षः प्रत्याहि मत्सुतः प्रणिपत्य त्वया कर्म कार्यं वैवाहिकं विभो। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में नक्षत्र की कड़ी को आगे बढ़ाऊंगा और बात करूंगा भरणी नक्षत्र से, क्योंकि मैंने बार बार बात कही कि जब भी मैं लाइव होता हूं या मेरे पास जब लोगों की कुंडलियां आती हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न करियर के चयन को लेकर होता है। लोग प्रायः इस विषय को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें कौन सा काम करना चाहिए। इसमें आपका जो नक्षत्र है वो आपकी बड़ी मदद कर जाता है। ज्योतिष शास्त्र की महत्ता इससे ही सिद्ध हो जाती है कि आपको वो जहां आप बिल्कुल ही अंधेरे में भटक रहे होते हैं, बिल्कुल आपको कोई मार्ग नहीं मिलता है, वहां वो आपको रोशनी दे जाता है। पर सामान्य बात यह है कि हम इसे समझ नहीं पाते हैं। या तो हमें मार्गदर्शक वैसा नहीं मिलता है या फिर जो हमें जिस पे विश्वास होता है वो भी उसकी गणना कई बार गलत होती है। आज का कार्यक्रम इस विषय पर ही केंद्रित रहेगा। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। शुरू करते हैं आज का विषय। भरणी नक्षत्र का अर्थ अर्थात नक्षत्र मंडल में जो इनकी सीमाएं हैं वो 13 डिग्री 20 कला से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड आपने 360 डिग्री में बांट दिया। उसमें से 13 डिग्री 20 कला से लेकर 26 डिग्री 40 कला तक का जो पूरा ब्रह्मांड है वो भरणी नक्षत्र के अंतर्गत आता है और उसमें ये मेष राशि के अंतर्गत पड़ने वाला नक्षत्र है। मेष राशि अर्थात जिसके स्वामी मंगल हो गए और संपूर्ण भरणी नक्षत्र पे शुक्र का प्रभाव होता है। पर इसके जो स्वामी देवता होते हैं वो देवी मैया हैं, या कई बार तो कुछ शास्त्रकार इसे कहते हैं कि यमाय नमः, यमाय नमः, भगाय नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। जो भरणी नक्षत्र वाले जन्मे हो उन्हें ओम भगाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। देवी मैया की नित्य उपासना करनी चाहिए। भरणी का अर्थ ही होता है दूसरे को भर देने वाला, मतलब इनका संबंध चाहे जिसके भी साथ होगा उसका भाग्य उदय हो जाए। ऐसा मैंने अपने कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में कई बार कहा है, जब कभी भी मैंने भरणी नक्षत्र वाले लोगों के या जातक जातिका की कुंडली का विश्लेषण किया है। विचार करिए, किसी भी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इसमें भरणी नक्षत्र का पहला चरण जिसके स्वामी सूर्य होते हैं, भरणी नक्षत्र के दूसरे चरण जिसके स्वामी बुध होते हैं, भरणी नक्षत्र के तीसरे चरण के स्वामी शुक्र होते हैं और चौथे चरण के स्वामी मंगल हो जाते हैं। अब आपको मूल बात क्या समझनी है, जब हम कभी भी करियर और व्यापार के चयन की बात करेंगे तो हमें हमारी कुंडली में भरणी नक्षत्र के इन 4 चरण के स्वामी को अपनी कुंडली में देखना होगा। अर्थात हमारी कुंडली में सूर्य अगर स्वग्रही बैठे हैं 5 नंबर में या 1 नंबर में या 10 नंबर की राशि में या 10 नंबर भाव में या लग्न में, तो हम ये बात, और उन पर अगर गुरु की दृष्टि है, कई बार तो शनि की भी दृष्टि है, तो भी अगर सूर्य आपकी कुंडली में इन राशियों में बैठे हैं और आपका जन्म अगर भरणी नक्षत्र में हुआ है, मेष राशि में हुआ है, तो आप ये बात समझ लीजिए कि आपको सूर्य अर्थात राजनीति, सूर्य अर्थात लकड़ी, फर्नीचर का काम, मसालों का काम और तो और सरकारी सेवाओं में जाने की तैयारी करनी चाहिए। टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट हो जाए, क्लरिकल नौकरी भी सूर्य देते हैं। मतलब सूर्य से संबंधित आपको जितना काम मिल जाए वो सारा आप सूर्य से संबंधित काम कर सकते हैं। भरणी नक्षत्र के मैं इसको बारीकी से इसलिए समझा रहा हूं और इस वजह से नक्षत्र के चरण का ध्यान कर रहा हूं। अगर ऐसा होता तो सिर्फ भरणी नक्षत्र के अंतर्गत कला शुक्र से संबंधित है, कला से संबंधित काम कर लीजिए, फैशन से संबंधित, पर यह गहरी जानकारी नहीं है। याद रखिए, ये गहरी बात नहीं होगी, क्योंकि जब तक आप चरण के स्वामी से आप तादात्म्य नहीं बनाएंगे, आप अधूरी जानकारी लेके बैठे हैं। आप रट्टा हुआ पढ़ रहे हैं या फिर आपके पास आप लिख करके पढ़ रहे हैं, आप टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ रहे हैं। मैं सीधी बात करता हूं। तो यहाँ पे बहुत सारे ज्योतिषी हैं जो यही करते हैं और वही उनका काम है। खूब बढ़िया लिख दिया और खूब बढ़िया पढ़ दिया, पत्रकार की भांति। पर मैं ये बात कहता हूं, नहीं, हमें जब कभी भी व्यवसाय का चयन करना है, क्योंकि उसमें पैसा लगेगा, आप अपना समय नष्ट करेंगे, तो हमें उस नक्षत्र के विभिन्न चरणों के स्वामी के बलवान होने की दशा को भी देखना होगा। उसमें भी और भी क्या बात आती है कि आप जब बहुत गंभीरता से ज्योतिष का अध्ययन करते हैं और व्यापार करने चलते हैं तो आपको वर्तमान में चलने वाली दशा का भी शोधन करना होगा। आपको चल रही है शनि की दशा
और आप अगर सूर्य से संबंधित दशा सूर्य से संबंधित व्यापार का चयन कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका व्यापार नुकसान में जाए। अगर आपको चल रही है राहु की दशा, उस समय आप अगर हो सके अगर तो किसी अन्य ग्रह जैसे गुरु से संबंधित अगर कोई काम करते हो तो आपको परेशानी आएगी। अगर शनि की दशा है, शनि से संबंधित काम कर रहे हैं, आप दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेंगे। अगर शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र से संबंधित काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, इसमें कोई संशय नहीं है, इसको कोई काट नहीं सकता है। तभी तो प्रायः लोग ये बात कहते हैं ना, पंडित जी इतने दिन तक तो मेरा काम बहुत अच्छा चला था और फिर क्यों अचानक ये गड़बड़ हो गया? क्योंकि दशा बदल गई। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। तो पहले भरणी नक्षत्र के पहले चरण के स्वामी सूर्य हो गए। सूर्य से संबंधित काम आप कर सकते हैं। बुध से संबंधित काम अगर कर सकते हैं तो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। टेलीकॉम का काम बुध से संपर्क होता है। बच्चों के कपड़े, बच्चों के खिलौने, इससे भी संबंधित काम आप कर सकते हैं अगर भरणी नक्षत्र के दूसरे चरण में आपका जन्म हुआ है तो। और अगर आपके बुध लग्न में, दशम में, नवम में, सप्तम में अपनी राशि के बैठे हैं, या तो मिथुन के या तो कन्या के। हाँ, अगर बुध नीच राशि में बैठे हैं, उनका दोष खराब है, दोष से युक्त हैं, तो आपको इनके संबंध से संबंधित कारोबार में जाने से बचना चाहिए। चरण के स्वामी का बलवान होना आवश्यक है। उसके बाद शुक्र, तो भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ, तीसरे चरण के स्वामी शुक्र हो गए। अब इस आधार पर आप फैशन से संबंधित काम कर सकते हैं, लेकिन तीसरे चरण में जन्मे हैं तभी फैशन से संबंधित काम करेंगे। सिर्फ भरणी नक्षत्र में जन्म है हो गया तो आप जो है वो फैशन का काम नहीं कर सकते, कपड़े का नहीं कर सकते, इत्र का नहीं कर सकते। लेकिन तीसरे चरण में जन्मे हैं तो निश्चित रूप से आप ये काम कर सकते हैं। जैसे मिष्ठान्न से संबंधित काम भी शुक्र के अंतर्गत आता है, पशुपालन भी शुक्र के अंतर्गत ही आता है, कृषि से संबंधित क्षेत्र भी, कृषि के से संबंधित जो क्षेत्र होते हैं वो भी शुक्र के अंतर्गत आते हैं। कशीदाकारी का काम भी शुक्र के अंतर्गत आता है। जरी का काम, कपड़ों पे जो महीन जो तार का काम होता है, सितारों का काम होता है, ये सब शुक्र के अंतर्गत आता है। अच्छी अच्छी टाइल, झूला, है ना, जो घर के अंदर जो सजावटी सामान, लग्जरियस आइटम होते हैं, उससे संबंधित आप काम कर सकते हैं। खाने पीने का काम, कॉस्मेटिक चीज़ें, श्रृंगार से संबंधित सारा काम, सजावटी सामान जितना होता है, फूलों से संबंधित सारा काम शुक्र के अंतर्गत आता है। और चौथे नंबर पे भरणी नक्षत्र के चौथे चरण के स्वामी मंगलदेव होते हैं। तो अगर जैसे सेना से संबंधित सैनिक के कपड़े, यूनिफॉर्म किसी भी विद्यालय का हो, आप यूनिफॉर्म, जो पोशाक जो अनुशासन में ले जाए, ऐसा कोई भी काम, जैसे हथियार, गोला बारूद, उसके बाद हथियार का गोला बारूद बोल दिया, फिर उसके बाद आप पशुपालन में भी, आप में भी, यहाँ पे भी जा सकते हैं। मंगल भी आपको कृषि संयंत्र से संबंधित काम में लेके जाते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंगल लेके जाते हैं, ये भी काम कर सकते हैं, है ना। इसके बाद आप खनन से संबंधित क्षेत्रों में जा सकते हैं, ये सारा उन्हीं का है। ट्रांसपोर्ट भी मंगल के अंतर्गत आ जाता है ना। तो इतने सारे क्षेत्र भरणी नक्षत्र में जन्मे लोगों को मिल जाता है। अब विशेषतः आपको ये बात समझनी होगी कि जब आप व्यापार के लिए उतर रहे हो तो आपको लग्न कुंडली में गुरु को देखना होगा, लग्न कुंडली के सप्तम भाव को देखना होगा, क्या वहां पे कोई ग्रह अपनी राशि का बैठा है। अगर जन्म कुंडली का दशम भाव अपने भाव के स्वामी से आच्छादित है, मतलब वहां दशम भाव में भी अगर कोई ग्रह अपनी राशि का बैठा है, बुध जन्म कुंडली में 6 नंबर पे बैठे हैं, चंद्रमा जन्म कुंडली के सप्तम या दशम भाव से संबंध बना रहे हैं, या तो बैठे हैं या देख रहे हैं। ठीक उसी तरीके से दशमांशा चक्र में अगर गुरु का संबंध कर्क का हो, कर्क में गुरु बैठे हों, तुला में गुरु बैठे हों, मिथुन में बैठे हों, चतुर्थ में बैठे हों, सप्तम में बैठे हों, दशम में बैठे हों, बुध और चंद्रमा वहां पे बहुत ही स्वतंत्र परिणाम कर रहे हों, तो आपको निश्चित रूप से नौकरी से ज्यादा व्यापार की तरफ बढ़ना चाहिए। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ, दक्ष प्रजापति ब्रह्मदेव से कहते हैं, पिताजी मेरी बिटिया का विवाह भगवान शिव से होने वाला है, आप ही ये विवाह कराइए। तो सारा कर्मकांड ब्रह्मदेव ने किया है, कराया है। वही आगे आकर पाणी ग्रहण संस्कार देवी मैया का भोलेनाथ से करा देंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।